नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश कुमार। आज मैं आपके सामने जो ऑल इंडिया सर्विसेज के डेपुटेशन का जो मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और उन सारे आयामों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और मुख्य परीक्षा में इससे क्या संबंधित संदर्भ हो सकते हैं या साक्षात्कार इंटरव्यू से संबंधित क्या महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु हो सकते हैं। मैं सभी को रखने का प्रयास करूंगा और एक अवधारणा से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए, उन सबको आपके सामने मैं रखूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत ये करते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ादी के बाद भारत में जो ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किया गया, अखिल भारतीय सेवाओं का, तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस भारतीय जो वन सेवा है, ये तीनों सेवाएं जो हैं अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में जानी जाती हैं। तो ये जो सेवाएं हैं, ये जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जो वन सेवा है, ये इसका जो कह सकते हैं निर्माण है, इसका जो क्रिएशन है बाद में किया गया और अभी भी बहुत सारी ऑल इंडिया सर्विसेज प्रस्ताव में हैं, उन पर चर्चा चल रही है, जैसे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा और भी बहुत सारी सेवाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे कि भारतीय शिक्षा सेवा, भारतीय कृषि सेवा। तो हम अपने मुद्दे की तरफ लौटते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 312 जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है, संवैधानिक प्रावधान इसमें किए गए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं को लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारत में जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है वो बनी रहे, क्षेत्रीयता की भावनाएं कहीं जन्म न लें। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेवाओं का जो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया गया, इसी उद्देश्य के साथ में, क्योंकि विभिन्न राज्यों के जो बच्चे हैं अधिकारी बनकर जब दूसरे राज्यों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत की जो एकता और अखंडता है वो बनी रहेगी और क्षेत्रीयता को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ में अखिल भारतीय सेवाएं का जो है निर्माण किया गया। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, हालिया जो उदाहरण इस समय दिख रहे हैं, होता यह है कि एक जो नियमावली है भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो रूल हैं, जो कि 1954 के अंतर्गत जो नियम है, उस नियम ये कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं, वो अपॉइंट होके राज्यों में जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक अखिल भारतीय सेवा की जो परीक्षा है उस परीक्षा का आयोजन करता है और परीक्षा के आयोजन के माध्यम से वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जो है उनको प्रशिक्षण देती है और प्रशिक्षण देने के बाद जो है डीओपीटी जो कह सकते हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो है वह अधिकारियों की नियुक्ति राज्यों में करता है। मीन्स जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उनको राज्यों में उनका कैडर एलोकेट करके, उनको राज्य का कैडर देके उनको वहाँ भेज दिया जाता है और पूरी जो कह सकते हैं कि अपनी जो सेवाएं हैं वो उसी राज्य में अपने होम कैडर में या फिर जिस कैडर में जो है वो नियुक्ति पाए हैं, उसी कैडर में जो उनको कैडर मिला है उसी कैडर में वो सेवाएं देते हैं। ठीक है, क्या बुराई है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि केंद्र अपॉइंट करके राज्यों में भेजता है, तो केंद्र सरकार को भी तो अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई कैडर तो है नहीं जो कि सेंट्रल कैडर हो। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है या यूनियन गवर्नमेंट है, उसे भी अधिकारियों की आवश्यकता होती है। नियम ये कहता है कि 40%, कम से कम 40% जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को डेपुटेशन पे या प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के पास राज्यों से भेजा जाता है, जो कि राज्यों में रहते हुए कुछ समय के लिए जो है, जब केंद्र सरकार को उन अधिकारियों की आवश्यकता होती है
तो वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके जो है कुछ समय अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो इसके लिए राज्यों को उनके अधिकारी जो हैं वो उनको वहाँ भेजने पड़ते हैं, और वहाँ जाके जो है वो उस स्टेट से, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल का अगर मैं उदाहरण लेता हूँ, वेस्ट बंगाल का अगर मैं उदाहरण लेता हूँ, अगर वहाँ से किसी ऑफिसर को, अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेपुटेशन पे मांगा कि आप इस अधिकारी को रिलीव कर दें और हमें भेज दें, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो राज्य सरकार है, वो उस अधिकारी को रिलीव करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे भेज देगी, और उसके बाद कुछ समय के लिए, जब तक वो वहाँ का टेन्योर है, जब तक वहाँ समय है, वहाँ रहने के बाद वो वापस अपने स्टेट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा गया है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकारी अपॉइंट होते हैं, राज्यों में भेजे जाते हैं, उन्हीं अधिकारियों को केंद्र सरकार में वापस बुलाया जाता है डेपुटेशन पे कुछ समय के लिए, ताकि वो केंद्र सरकार के तहत रह के भी काम कर सके, क्योंकि केंद्र सरकार को भी अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से लगभग 40% तक का जो कोटा है वो केंद्र सरकार के लिए है, और राज्य सरकारों से वो अधिकारी डेपुटेशन पे मांगे जाते हैं। व्यवहार में क्या देखा गया है? व्यवहार में भी ये देखा गया है कि डेपुटेशन पे जाने वाले जो अधिकारी होते हैं, जनरली उनको जो है कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भेजना पसंद नहीं करती है डेपुटेशन पे, और अभी देखा ये गया है कि लगभग जो है 18% जो ऑफिसर हैं, 18% जो ऑफिसर हैं, वही डेपुटेशन पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को जो है वो अभी अधिकारियों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और जो आईएएस ऑफिसर हैं या जो पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं, क्योंकि पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर जो होते हैं वो राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और राज्यों में रहते हैं, पुलिस सर्विस में रहते हैं, लेकिन जब ये डेपुटेशन पे दिल्ली में जाते हैं तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसमें अपनी सेवाएं देते हैं। उसी तरीके से जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो भी ऐसा ही डिफरेंट जो कह सकते हैं मंत्रालय हैं उनमें अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि केंद्र के द्वारा जब अधिकारी मांगे जाते हैं तो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकारें जो हैं अधिकारियों को भेजने में, उनको भेजने में, उनको रिलीव करने में आनाकानी करती हैं। क्योंकि कारण क्या होता है कि जो अधिकारी डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति पे भेजे जाते हैं तो राज्य सरकार की सहमति से भेजे जाते हैं। मीन्स एनओसी लगता है किसी भी अधिकारी को डेपुटेशन पे भेजने के लिए राज्य सरकार की एक सहमति की आवश्यकता होती है, और उसके बाद ही वो अधिकारी जो है वो डेपुटेशन पे जाते हैं उस समय के लिए। लेकिन देखा यह गया है व्यवहार में कि राज्य सरकारें इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को वैसे भी आईएएस ऑफिसर की या अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है और कमियां पड़ती हैं, तो उनके काम में दखल ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, या उनके पास अधिकारियों की कमी है, इस कारण जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हैं। तो देखा यह गया है कि केंद्र सरकार में भी केंद्र सरकार में भी जो है विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारियों की कमी है। अब देखिए यहाँ पे क्या मुद्दा उभरा है, यहाँ पे मुद्दा ये उभरा है कि जो अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को भेजे हैं और राज्यों से कहा है कि भाई कुछ समय के लिए अब हमारे काम के लिए आप हमें भेज दीजिए, तो राज्य सरकार उसकी आनाकानी करते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरत है, सहमति की भी आवश्यकता है, तो राज्य सरकार सहमति देते नहीं हैं। तो अभी जो है कह सकते हैं कि कुछ हाल के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल गए हुए थे। तो पश्चिम बंगाल में जब नेचुरल डिजास्टर वगैरह की परेशानी थी तो उसमें मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे गए, तो वहाँ पे ममता बनर्जी काफ़ी लेट आई, और ममता बनर्जी के साथ साथ जो हमारे चीफ सेक्रेटरी उस स्टेट के हैं वो बंदोपाध्याय जी, वो भी काफ़ी लेट आए और उन्होंने ज़्यादा तवज्जो प्रधानमंत्री जी को नहीं दिया। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब वहाँ गए वापस दिल्ली, तो उन्होंने जो है ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल के, इनको डेपुटेशन पर बुलाने की जो है लेटर लिखा। तो हमारे जो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है उनको रिलीव करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका 2-3 दिन के बाद रिटायरमेंट था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार और यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपस में जो रस्साकसी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ
कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने वो जो रूल है, सिविल सर्विसेज जो रूल 1954 है, उसमें चेंजेस करने की बात कही है कि अब हम बदलाव करेंगे और जिस टाइमलाइन में हम अधिकारियों को मांगेंगे कि हमें इस समय इस अधिकारी की आवश्यकता है तो आपको देना पड़ेगा और आप आनाकानी करेंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उस अधिकारी को आपको रिलीव करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही मानी जाएगी। मीन्स आप उसमें जो है आनाकानी नहीं कर सकते हैं। तो वो जो रूल्स है उसमें जो है आनाकानी हो रही है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि किसी भी ऑफिसर को अगर बुलाना है यूनियन गवर्नमेंट को तो आराम से स्टेट गवर्नमेंट से बुला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को तो परमिशन देनी ही पड़ेगी, बाकी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, और उनको लगता है, मान लिया इसका और क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि मान लिया जैसे ममता बनर्जी का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। कोलकाता में तो जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं एक्चुअली वो सीएम के कुछ खास होते हैं। खास होने का मतलब ये होता है कि सारी जिम्मेदारियाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्टली बुला ले कि आप इनको इस डेट तक रिलीव कर दें या डेपुटेशन पे भेज दें, तो मुझे लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी प्रशासनिक कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ क्षमताएँ होती हैं, कुछ अधिकारी उनके योग्य अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा उनकी सरकारें अच्छे से चलती हैं या उन पर भरोसा किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को इसको लेके मतभेद है और ये जो प्रतिबंध, ये जो अमेंडमेंट करने की बात चल रही है, इस अमेंडमेंट में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कई राज्यों को पत्र लिखा है, लेकिन इस संदर्भ में देखा गया है तो बहुत सारे राज्यों ने, इवन कुछ भाजपा के भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को विरोध किया है। उन्होंने भी जो है इस चीज़ का अपोज किया है कि भाई ये गलत है और इस तरीके से भारतीय जो संघवाद है, इंडियन फेडरलिज्म है, उस पर इम्पैक्ट होगा इसका। क्योंकि देखिए वैसे भी हमारा जो फेडरलिज्म है वो सेंट्रल की तरफ झुका हुआ है और ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फेवर में ही डिसीजंस लेती है तो ये कहीं ना कहीं जो है फिर से एक फेडरलिज्म, सेंट्रलाइज फेडरलिज्म की तरफ हम बढ़ेंगे और केंद्र सरकार मजबूत होगी। जैसे कि हमारे संविधान में भी केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। और आज जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात चल रही है, सहकारी संघवाद की जो बात चल रही है, और राज्यों का जो, वैसे भी राज्यों की शक्तियाँ कम हैं और उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके अफसर्स के डिपुटेशन को लेके अगर केंद्र सरकार मनमानी करेगी तो मुझे लगता है कि भारतीय जो कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और इंडियन फेडरलिज्म है, तो ये काफ़ी इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, इसके दोनों पक्षों को हमें देखना चाहिए कि जो भी अधिकारी अगर राज्य सरकार में रहते हैं और केंद्र सरकार में भी डेपुटेशन पर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों के काम करने के नेचर में, सब्जेक्ट्स के नेचर में काफ़ी अंतर है। दोनों जगह उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक अनुभव मिलता है। और मुझे लगता है कि डेपुटेशन पर जाना और राज्य में ही बने रहना, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। और इस प्रकार की डेपुटेशन पर जाने से काफ़ी कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे, उनको काफ़ी एक अनुभव मिलता है, एक व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और उनके जो कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, काफ़ी डेवलप होती हैं, क्योंकि राज्य स्तर के जो विषय होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें, उनके नेचर में काफ़ी फ़र्क होता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि ये जो मतभेद का मुद्दा है डेपुटेशन को लेकर अधिकारियों के, इस पर जो केंद्र सरकार जिस तरीके से रूल बना रही है या केंद्र सरकार जो परिवर्तन की बात कर रही है वो राज्य सरकारों की मनमानी के कारण कर रही है। और राज्य सरकार की जो कह सकते हैं उनके साथ जो निगेटिविटी कह सकते हैं कि जो उनकी क्षमताओं पे या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे जो असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक बातचीत, जो डायलॉग प्रोसेस है, राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके समस्या को सुलझाया जा सकता है। और यही एक संवाद, एक महत्वपूर्ण जो है इसका एक हल है। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।